गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी राज्य में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। पार्टी का महाजन संपर्क अभियान शुरू होते ही पार्टी मिशन मोड में आ गई है। सीएम खुद प्रबुद्ध लोगों से मिल रहे हैं, तो वही पार्टी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर गति देने की सभी मोर्चों की एक साथ बैठक की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां देश भर में महाजन संपर्क अभियान चला रही है, तो वही गुजरात इकाई भी मिशन मोड में आ गई है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी 2024 के चुनाव में इस मोमेंट को बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए प्रदेश के प्रमुख CR पाटिल खुद हर लोकसभा के हिसाब से व्यूह रचना कर रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि वह पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व के अगुवाई में फिर से राज्य की सभी 26 लोकसभा सीट जीत लेगी। इसके लिए CR पाटिल लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वही पार्टी के नेताओं ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए 1 जून को गुजरात प्रदेश की सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। थलतेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बड़ी संख्या में पदाधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राज्य में हुए कामों की जानकारी जनता को देने का निर्देश दिया गया। प्रदेश प्रमुख CR पाटिल इससे पहले राज्य के जिलों और शहरों संगठन की बैठक ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गोपीनाथ मुंडे का एक सड़क हादसे में 2014 में निधन हो गया था। महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान बीजेपी खुद मानती है। गोपीनाथ मुंडे की विरासत को उनकी दोनों बेटियां पंकजा और प्रीतम ने संभाला, लेकिन इसमें पंकजा सबसे आगे नेतृत्व देती रही। पंकजा को एक समय CM मटेरियल भी कहा जाने लगा था, लेकिन 2014 में बीजेपी की सूबे में सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने वाला मुंडे परिवार पार्टी से आखिर क्यों नाराज है? महाराष्ट्र की सियासत में गोपीनाथ मुंडे परिवार की दोनों बहनों के सियासी तेवर बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। पार्टी सांसद प्रीतम मुंडे महिला पहलवानों के समर्थन में उतर गए हैं, तो पंकजा मुंडे ने कहा है कि मैं भाजपा की हूं, लेकिन भाजपा मेरी थोड़ी है। अगर कुछ नहीं मिला तो खेत में गन्ना काटने चली जाऊंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को ओबीसी के करीब लाने वाले गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां क्यों नाराज है। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद पंकजा मुंडे को सियासी बुलंदी नहीं मिल पाई, जिसकी उम्मीदें लगा रखी थी। 2014 में राज्य में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस को मिला और उन्हें मंत्री पद से संतोष करना पड़ा। उन दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटालों का आरोप भी लगा था। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कई ऐसे मौके आए जब लगा कि पंकजा मुंडे को विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुंडे परिवार की बीजेपी के सामने नाराजगी सामने आई है। बता दें कि महाराष्ट्र में ओबीसी करीब 356 जातियों में विभाजित है और उन्हें 19% आरक्षण मिलता है। महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी करीब 40% है, जिसमें धनगर, घुमंतु, कुणबी, बंजारा, तेली, माली, लोहार और कुर्मी जैसी जातियां शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि दोनों नेता सीमा को मित्रता की भावना के साथ बातचीत के जरिए हल करने पर सहमत हुए हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद से ही नेपाल में अखंड भारत की एक तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। क्या तस्वीर को लेकर है ये विवाद, आइए देखते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। उनके दौरे के बीच ही नए संसद भवन में लगाए गए अखंड भारत की एक तस्वीर से नेपाल में विवाद खड़ा हो गया है। नए संसद भवन में लगी तस्वीर वास्तव में एक भित्त चित्र है, जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल को भी अखंड भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जिससे नेपाल के राजनीतिक दल भड़क गए हैं।
नेपाल के लोगों का कहना है कि संसद भवन में लगी भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्मस्थान को दिखाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। नेपाल अपने मानचित्र में लुम्बिनी को मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मानता है। भित्ति चित्र को लेकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने एक बयान में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी हो सकती है। उन्होंने एक बयान में कहा, भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का विवादित भित्ति चित्र नेपाल सहित पड़ोसी देशों में गैर जरूरी और हानिकारक कूटनीतिक विवाद को भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिजली बिल को देश में चुनाव जीतने के एक बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। मुफ्त बिजली या कुछ यूनिट तक बिजली बिल माफ जैसे वादे मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। कर्नाटक में मिली सफलता से गहलोत सरकार ने भी प्रेरणा ली है। सीएम ने बुधवार रात 100 यूनिट तक के बिजली बिल का माफ करने की घोषणा की। क्या ये बीजेपी की विचारधारा है? आपका व्यवहार दिख रहा है? अगर ऐसा ही है तो कांग्रेस का क्या? आइए देखते हैं। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में पहले 100 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त देने की घोषणा की है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अशोक गहलोत ने बिजली बिलों में राहत का दावा पेश किया है। गहलोत ने राजस्थान में 500 रुपए की रसोई गैस सिलेंडर योजना भी लागू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद अब यह मजाक उड़ाया जा रहा है कि कांग्रेस विचारधारा में भाजपा का अनुसरण करती है और हिंदुत्व की बात करती है, जबकि व्यवहार में वह लोगों को मुफ्त देने में आम आदमी पार्टी का अनुसरण करती है। इसे देखते हुए कांग्रेस की अपनी मौलिकता कहाँ है? कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 2000 रुपए मासिक सहायता समेत कई वादे कर जीत हासिल की है। इससे कांग्रेस को यह योजना कारगर लग रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मुफ्त में लोगों को विज्ञापन देने का कार्ड खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर एक दिन बाद ही दिखने को मिला। प्रदेश में शुक्रवार को अलग अलग जगहों पर 140 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए गए। शाह ने गुरुवार को अपील की थी कि लोग अपने हथियार सुरक्षा बलों और प्रशासन को सौंप दें। अमित शाह की अपील का कैसा रहा असर, आइए देखते हैं। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर एक दिन बाद ही दिखने को मिला। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार को अलग अलग जगहों पर 140 से ज्यादा हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हथियारों में सेल्फ लोडिंग राइफल, AK और इंसास राइफलें, लाइट मशीन गन, पिस्तौल, M16 राइफल, स्मॉल गन, आंसू गैस, स्टैंड गन और ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। हालात पर काबू पाने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल्स की करीब 140 टुकड़ियां पूर्वोत्तर के राज्य में स्थिति सामान्य करने के प्रयास में जुटी है। हर टुकड़ी में 10,000 कर्मी होते हैं। इसके अलावा अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि राज्य में जल्द ही तलाशी शुरू की जाएगी। अगर किसी के पास कोई हथियार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उपद्रवियों द्वारा खाली घरों में फायरिंग या आगजनी की छिटपुट घटनाएं ही देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंसा रोकने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।